अस्सलामुअलैकुम। आज का हमारा टॉपिक है मैयर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी और एवरेजेस। हम मैयर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी भी कहते हैं और इसे एवरेजेस भी कहते हैं। तो पहली हमारी बात है कि हम इसे यूज़ क्यों करते हैं, वाई वी यूज़ इट। क्योंकि पिछले चैप्टर्स में आप देखें तो आपने क्या किया था, अपने डाटा को प्रेजेंट करने के लिए फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशंस भी यूज़ की थी, ग्राफ भी यूज़ किया था, डायग्राम भी यूज़ की थी और विजुअल प्रेजेंटेशन उनसे अच्छी आ रही थी। यानी कि हम एक व्यू अच्छा दे देते थे डाटा को प्रेजेंट करने के लिए, लोगों के समझने के लिए। तो हम मैयर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी क्यों यूज़ कर रहे हैं, फिर हमें क्या ज़रूरत पड़ी। तो इसका आंसर ये कि व्हेन टू और मोर डिफरेंट डाटा सेट्स आर टू बी कंपेयर्ड। जब हम दो से ज़्यादा डाटा सेट को कंपेयर करते हैं तो हम इनके ज़रिए करते हैं, लेकिन हमें ये इनफ नहीं है। ठीक है, इसके लिए हमें एक ऐसी सिंगल वैल्यू चाहिए होती है जो हमारे डाटा को समराइज्ड कर दे, जो हमारे डाटा के अंदर से हो। ठीक है, जो हमारे डाटा को रिप्रेजेंट कर सके। एक हमें कह लें कि एक सेंट्रल वैल्यू, सॉरी सेंट्रल मैंने कह दिया, एक रिप्रेजेंटेटिव वैल्यू हमें हमारे डाटा के लिए दे सके, एक बैलेंस पॉइंट हमें वो डाटा के लिए फ्राहम कर सके। जैसे देखें, अब हमारे पास मैंने दो डाटा सेट ये दे लिए हैं। ठीक है, अब इनकी ऑब्जर्वेशन भी देख लें तो सेम नहीं है, तो इनका जब कंपैरिजन करना होगा हमें, तो एक सिंगल रिप्रेजेंटेटिव वैल्यू हमें चाहिए होगी, हमें ग्राफ और फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन नहीं चाहिए। तो अब हम एग्जांपल्स करके इसे मज़ीद देखते हैं। जी, तो मैंने एक एग्जांपल लिख लिया कि मेरे पास अगर एक पॉपुलेशन थी, उसमें से मैंने 9 सैंपल लिया। अगर मेरे पास एक क्लास थी 50 लोगों की, तो मैंने 9 का सैंपल लिया है। ठीक है, 9 के मैंने मार्क्स जो थे एक टेस्ट के वो ले लिए हैं। तो वो मार्क्स जो थे वो इस तरह थे। तो उन मार्क्स का जब मैंने मीन लिया, तो अब मुझे ये क्या बता रहा है, एक रिप्रेजेंटेटिव वैल्यू दे रहा है डाटा के लिए, एक बैलेंस पॉइंट हमें दे रहा है। ठीक है, अब देखें तो ये 40 जो है ना, वो इस लिहाज से वो बता रहा है, अगर मैं कहूँ ना कि सारे के सारे स्टूडेंट एक सेम मार्क ले, यानी कि सेम मार्क्स आने चाहिए स्टूडेंट के, वो कौन सा होगा, तो वो 40 है। इसकी अगर मैं आपको एक देसी एग्जांपल बता सकूँ तो वो ऐसे है कि अगर हम वाटर बोतल लेते हैं, हम कोक की बोतल लेते हैं, हम सैनिटाइज़र लेते हैं, लेज ले लेते हैं। ठीक है, लेज का पैकेट या ऐसे, तो उसमें ऑन द एवरेज अगर मैं बोतल की बात करूँ तो 5, अगर मैं करूँ 500 ml, हाफ लीटर या लीटर में शायद इतनी, हाफ लीटर में शायद इतनी होती है। तो हाफ लीटर में इतनी है, तो ये हमें बता रहा है कि ऑन द एवरेज हर बोतल में इतनी है, लेकिन ऊपर नीचे इसके वैल्यू हो सकती है। ठीक है, ऑन द एवरेज हमें बता रहा है। तो ये भी हमें ऑन द एवरेज बता रहा है कि हर स्टूडेंट के मार्क्स इतने हैं, लेकिन इसके ऊपर नीचे भी वैल्यू है। आपको शायद इसकी समझ आई हो। तो अब देखें, ये मैंने आपको इसकी रियल लाइफ एग्जांपल बताई है कि हम मीन को कैसे इस्तेमाल कर रहे हैं। देखें, हमें ये 40 क्या बता रहा है, हमें एक डाटा के अंदर ये एक लोकेशन भी दे रहा है, उसके अलावा हमें एक पोजीशन भी बता रहा है। यानी कि एक लोकेशन यहाँ पर कहीं पर है, तो पोजीशन भी बता रहा है। इसलिए हम इसे क्या कहेंगे, मैयर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी भी कहते हैं, और मैयर ऑफ पोजीशन या मैयर ऑफ लोकेशन भी इसे ही कहते हैं। ठीक है, मैयर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, मैयर ऑफ लोकेशन, मैयर ऑफ पोजीशन, एवरेजेस, ये सभी एक ही चीज़ है। ठीक है, अब एक और दो चीज़ें इसमें बहुत नोट करने वाली है, वो क्या है, वो ये है कि अगर डाटा हमारा, पहली बात ये है कि हमारा जो आंसर आता है ना अर्थमेटिक मीन का या मीन का या जिसका भी, ठीक है, तो वो डाटे के इस रेंज के अंदर ही होगा। देखें, अब ये रेंज के अंदर ही है ना, डाटे की रेंज के अंदर, इस और इस रेंज से बाहर नहीं, बाहर जाएगा तो वो आउटलायर होंगे होंगे या कुछ होंगे, तो आपने मीन यानी कि उसके मुताबिक मीन्स की टाइप्स है ना, तो आपने उस जो मेन यूज़ करना था उस सिचुएशन में वो नहीं किया होगा, जिस वजह से आपका आंसर गलत आएगा। अब वो कहता है कि अगर हमारे पास दूसरा पॉइंट ये है, पहला पॉइंट ये क्या था कि हमारी रेंज के अंदर ही हमारी मेन की वैल्यू आएगी। दूसरा पॉइंट ये है कि जो हमारे पास होता है असेंडिंग ऑर्डर में डाटा हो या डिसेंडिंग ऑर्डर में। अब ये असेंडिंग और डिसेंडिंग क्या होते हैं, असेंडिंग ऑर्डर वो होता है जिसमें देखें हम नीचे से बड़ी वैल्यू की तरफ जाते हैं। ये 32, 36, मैंने इसे असेंडिंग में लिखा है। अगर मैं इसे डिसेंडिंग में लिखूँ तो मैं लिखूँगा 48, 46, 45, 41, 39, उसके बाद में जी 39, उसके बाद में हमारे पास वैल्यू क्या है, 37, 36,
36 और 32, ये हमारे पास वैल्यूज़ आ गई हैं। अब देखें अगर मैं इसका मीन निकालूं तो अगेन मेरे पास सेम आंसर आएगा। तो असेंडिंग में आर्डर में हमारे पास वैल्यू पड़ी है या डिसेंडिंग में पड़ी है, इससे हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, ये चीज़ बहुत समझने वाली थी। अब इसकी तीसरी चीज़ एक हो सकती है, एक चीज़ रह गई है। एक नॉर्मल सा क्वेश्चन है, लेकिन अगर समझ ना आए तो काफ़ी मुश्किल भी है। स्टेटमेंट समझने की बात है, तो वो ये है कि देखें, अगर तो आपको कोई बंदा कहे कि मुझे एवरेज में और अर्थमेटिक मीन में डिफरेंस बताओ क्या होता है, मैं आपको दोबारा यहाँ पर लिख के देता हूँ, एवरेज में और अरिथमेटिक मीन में डिफरेंस बताओ क्या है। तो आपने कहना है कि यार एवरेज भी जब मैं निकालता हूँ तो क्या होता है, समेशन एक्स ओवर एन, तो ये भी एवरेज है। और अर्थमेटिक मीन का फार्मूला क्या है, अर्थमेटिक मीन यही फार्मूला होता है अर्थमेटिक मीन का, तो ये तो सेम चीज़ है। तो एवरेज की टाइप्स हैं, बिल्कुल आप सोचें ऐसे ना, देखें इसका ज्योमेट्रिक मीन भी होता है, हार्मोनिक मीन भी होता है, मीडियन भी होता है हमारे पास, और मोड भी होता है। ठीक है, तो डिफरेंस कैसे हमें पता चलेगा? डिफरेंस ये है कि अगर आपको कोई बंदा कहे कि एवरेज निकालो और वो विदाउट क्वालिफिकेशन ऑफ द डाटा सेट हमें कह दे के निकाल दो, तो हम एवरेज का मतलब लेते हैं अर्थमेटिक मीन। यानी कि कोई बंदा आएगा आपके पास डाटा लिखा है और वो कह देगा कि इसकी एवरेज निकाल दो, तो आप क्या करेंगे, सीधा आप सोचेंगे कि हमने अर्थमेटिक मीन निकालना है। लेकिन अगर वो आपको डाटा की नोवियत के बारे में, क्वालिफिकेशन के बारे में, ठीक है, बताएगा कि मेरे पास कैटागोरिकल डाटा है, मेरे पास डाटा में आउटलायर मौजूद हैं, ठीक है, ऐसे आपको सारी की सारी नोवियत के बारे में पता चलेगा। फिर हम उस पर क्या करेंगे, हम टाइप्स ऑफ एवरेजेस में देखेंगे कि हमने उसके ऊपर कौन सी एवरेज लगानी है, हम फिर वो एवरेज लगाएंगे। तो होपफुली आपको ये बात भी समझ आ गई होगी। आज का हमारा लेक्चर इतना ही था, तो आपको पसंद आया होगा। अल्लाह हाफिज़।